अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एंकल कॉम्प्लेक्स इंजरीज इन स्पोर्ट्स। इंशाल्लाह आज से हम 1 बाय 1 स्पोर्ट्स फिजिकल थेरेपी के सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। इस चैप्टर में, इस लेक्चर में जो चीज़ें हम कवर करेंगे, सबसे पहले तो वही बेसिक एनाटमी आ जाएगी, बायोमैकेनिक्स आ जाएगी एंकल जॉइंट की, और फिर हम देखेंगे कि लोकल जो भी इसमें मोस्ट कॉमन स्प्रेन्स हैं या फिर इंजरीज़ होती हैं वो कौन कौन सी हैं, और फिर हम उनको ट्रीट कैसे करते हैं। ये हमारे पास नॉर्मल एनाटमी हो गई एंकल जॉइंट की। अगर हम देखें तो वही फाइबुला लैटरल साइड पे आ जाती है, टिबिया जो है वो मीडियल साइड पे आ जाती है। अगर हम फुट बोन्स की बात करें तो उसमें कैल्केनियम मेन जो है वो आ जाती है, और कैल्केनियम के नीचे टेलस और कैल्केनियम आ जाता है। कैल्केनियम जो हमारी हील बोन होती है। फुट को फिर हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 4 फुट, मिड फुट और हाइंड फुट हो गया। 4 फुट में हमारे पास फ्लेंजेस है और मेटाटार्सल्स है। मिड फुट में मोस्टली हमारे पास टार्सल्स आते हैं, और हाइंड फुट में हमारे पास टेलस और कैल्केनियम आ जाता है। अगर हम एपिडेमियोलॉजी देखें तो ये एंकल इंजरीज़ की जो है वो मोस्ट कॉमन इंजर्ड पार्ट है, इंजर्ड रीजन है किसी भी स्पोर्ट्स में, किसी भी प्ले में। तो इसमें अगर हम ओवरऑल इंजरीज़ देखें तो ये 30% है एंकल इंजरीज़। और एंकल में भी मोस्ट कॉमन जो लिगामेंट की इंजरी है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू स्ट्रेन्स या फिर फ्रैक्चर्स। और लिगामेंट्स में भी फिर हम देखते हैं कि मोस्ट कॉमनली जो इंजर्ड है वो है लैटरल कंपार्टमेंट्स, लैटरल लिगामेंट्स भी कहते हैं। और इसके अलावा एंटीरियर टिबियोफाइबुलर लिगामेंट भी इसमें डैमेज हो सकता है। ये हमारे पास लिगामेंट्स हो गए जो कि एंकल जॉइंट में वही इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रही होती है। इंटीरियरली देखें तो इंटीरियर टेलोफाइबुलर लिगामेंट है, पोस्टीरियरली कैल्केनियोफाइबुलर लिगामेंट है, और पोस्टीरियर टेलोफाइबुलर लिगामेंट है। Sprain to the lateral ligament of the ankle are responsible for most time lost from sports participation than any other injuries. मोस्ट कॉमनली जो डिफरेंट प्लेयर्स होते हैं वो अपनी गेम कंटिन्यू नहीं रख सकते, तो उसकी रीज़न मोस्टली यही स्प्रेन्स ही होते हैं, और स्प्रेन्स में भी मोस्ट कॉमन लेटरल स्प्रेन्स। फंक्शनल एनाटमी और बायोमैकेनिक्स की अब हम बात करते हैं। फंक्शनल द एंकल कॉम्प्लेक्स इज कंपोज्ड ऑफ 3 जॉइंट्स। इसमें 3 जॉइंट्स होते हैं, इसी वजह से इसे एंकल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। फर्स्ट जॉइंट जो है वो है टेलोक्रूरल जॉइंट, जो कि टेलस और इंफीरियर एस्पेक्ट ऑफ टिबिया के दरमियान होता है। सेकंड जॉइंट हमारे पास आ जाता है इंटीरियर टिबियोफेबुलर जॉइंट, ये डिस्टल एंड ऑफ टिबिया और फेबुला के दरमियान है। और थर्ड जॉइंट जो है वो है सबटेलर जॉइंट, जो कि टेलस और कैल्केनियम के दरमियान है। ये हमारे पास एंकल कॉम्प्लेक्स हो गया। इसमें हम तीनों जॉइंट्स देख सकते हैं, टिबिया और टेलस के दरमियान है, फेबुला और टेलस के दरमियान है, और फिर टेलस और कैल्केनियम के दरमियान है। अगर हम नेक्स्ट स्टेबिलिटी की बात करें, स्टेबिलिटी ऑफ दी एंकल जॉइंट, तो इसमें मेनली हमारे पास आ जाती हैं बोनी आर्किटेक्चर ऑफ द एंकल इज पार्शली रिस्पॉन्सिबल फॉर द जॉइंट स्टेबिलिटी बट ओनली इन सर्टेन सिचुएशन। मोस्ट इसमें पार्शियल जो स्टेबिलिटी आती है वो बोनी आर्किटेक्चर की वजह से है। सेकंड जो स्टेबिलिटी में पार्टिसिपेट करती हैं कंपोनेंट्स वो है मीडियल और लैटरल मिलियोलाई, prove a certain degree of side-to-side stability and in full weight bearing. Ankle is least stable in plantar flexion. जब हम प्लांटर फ्लेक्शन करते हैं तो जो हमारा डिस्टल पार्ट मतलब टोस हो गया है, या फिर वैसे भी हम डॉर्सम ऑफ फुट देखें तो वो ग्राउंडेड नहीं होगा। इस वजह से वो लीस्ट स्टेबल पोजीशन होती है, और इसी पोजीशन में मोस्टली इंजरीज हो रही होती हैं। अच्छा, सबसे पहले तो हमने एंकल स्टेबिलिटी में देखा है बोन्स को। बोन्स में भी जो स्टेबिलिटी में पार्टिसिपेट करते हैं पार्ट्स वो है मीडियोलस, दोनों लेटरल और मीडियल मीडियोलस। फिर हमने इसके पोजीशन की बात की है कि जो प्लांटर फ्लेक्शन है मतलब लूज बैक पोजीशन जो है उसमें मोस्टली इंजरीज हो रही होती हैं, क्योंकि इसमें लीस्ट स्टेबिलिटी होती है एंकल जॉइंट के। बाकी जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं उसमें लिगामेंट्स आ जाते हैं, जैसे कि हमने पहले भी देखा था इंटीरियर टेलोफेबुलर लिगामेंट है, ये एक्सेसिव प्लांटर फ्लेक्शन को लिमिट कर रहा होता है, इन्वर्जन को भी साथ लिमिट करता है। सेकेंड लिगामेंट है हमारे पास कैल्केनियोफाइबुलर लिगामेंट, ये हेल्प करता है, लिमिट करता है इन्वर्जन को, स्पेशली वेट बेयरिंग पोजीशन में। थर्ड लिगामेंट है पोस्टीरियर टेलोफेबुलर लिगामेंट, ये एंड रेंज ऑफ डॉर्सी फ्लेक्शन को लिमिट कर रहा होता है।
और फोर्थ लिगामेंट है हमारे पास इंफीरियर टिबियोफाइबुलर लिगामेंट, जो कि टेलर की स्टेबलाइजेशन करा रहा होता है। फिफ्थ लिगामेंट है हमारे पास डेल्टॉइड लिगामेंट, ये मीडियल साइड पे होता है, तो इवर्जन फोर्सेस को ये जो है एब्जॉर्ब कर रहा होता है। अगेन ये लिगामेंट्स हो गए हमारे पास एंकल जॉइंट के मीडियल और लैटरल दोनों व्यूज़ हम देख सकते हैं इस पिक्चर में। डायनामिक स्टेबिलिटी की अगर बात करें तो डायनामिक स्टेबिलिटी ऑफ द एंकल कॉम्प्लेक्स इज प्रोवाइडेड बाय द पेरोनियल मसल ग्रुप, इन पार्टिकुलर द पेरोनियस ब्रेविस एंड लॉन्गस। डायनामिक स्टेबिलिटी वही होती है जो ड्यूरिंग मूवमेंट होती है और मूवमेंट मसल्स की वजह से ही हो रही होती है। तो इसमें मोस्टली जो मसल्स इन्वॉल्व होती हैं वो लैटरल कंपार्टमेंट के होते हैं, लैटरल कंपार्टमेंट ऑफ लेग के। हमें पता है लैटरल साइड पे पेरोनियस ही होते हैं, पेरोनियस लॉन्गस और पेरोनियस ब्रेविस जो है वो डायनामिक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं एंकल जॉइंट को। पहले जो हमने बात की थी वो थी स्टैटिक स्टेबिलिटी। स्टैटिक स्टेबिलिटी थी ड्यू टू बोन्स एंड लिगामेंट्स, और जो हमारे पास डायनामिक स्टेबिलिटी है वो ड्यू टू मसल्स है। ये वही हमारे पास लैटरल लिगामेंट्स हो गया, इंटीरियर इंफीरियर टिबियोफेबुलर है, इंटीरियर टैलोफेबुलर है और कल्केनियो फाइबुलर लिगामेंट है। अगर हम हिस्ट्री देखें एक्यूट इंजरी की या फिर इसका मैकेनिज्म देखें तो पोजीशन ऑफ द एंकल एट द टाइम ऑफ इंजरी इज़ इम्पॉर्टेंट। हिस्ट्री में हमने लास्ट में पूछना है कि जिस टाइम इंजरी हुई थी तो एंकल की क्या पोजीशन थी। कॉमन मैकेनिज्म ऑफ स्प्रेनिंग द लैटरल लिगामेंट इज़ व्हेन द एंकल इज़ रोल्ड इनटू द प्लांटर फ्लेक्शन एंड इन्वर्जन। लैटरल लिगामेंट कब स्प्रेन में जाती हैं, जब प्लांटर फ्लेक्शन और इन्वर्जन हम एक्सेसिव करते हैं। आइसोलेटेड इंजरी जो है CFL की कैल्केनियो फाइबुलर लिगामेंट वो इनफ्रीक्वेंट है इफ़ अकर्स इज एसोसिएटेड विद इन्वर्जन एंड डॉर्सिफ्लेक्शन। ऐसा बहुत कम होता है कि कैल्केनियो फाइबुलर लिगामेंट जो है वो इंजर हो, लेकिन इसका जो मैकेनिज्म है उसमें इन्वर्जन प्लस डॉर्सिफ्लेक्शन होती है। वेट बेयरिंग पोजीशन में या फिर एक्सटर्नल रोटेशन भी हो सकती है। पोस्टीरियर टैलोफाइबुलर लिगामेंट है, ये सीवियरली इंजर्ड एंकल लिगामेंट है, लेकिन ये अकेला इंजर्ड नहीं होगा, इसके साथ CFL भी होगा और इंटीरियर टैलोफेबुलर लिगामेंट भी मोस्टली साथ इंजर होता है। मतलब कम ये तीनों जो है एक साथ इंजर हो रहे होते हैं। अगर हम सीक्वेंस देखें कि मोस्ट कॉमनली कौन सा लिगामेंट इंजर होता है एंकल कॉम्प्लेक्स में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ATFL आ जाते हैं, इंटीरियर टैलोफेबुलर लिगामेंट। सेकंड जो मोस्ट प्रोन टू इंजरी होता है वो इंफीरियर टिबियोफेबुलर लिगामेंट है। थर्ड जो मोस्ट प्रोन टू इंजरी है, मोस्ट प्रोन टू स्प्रेन है, वो है CFL कैल्केनियोफेबुलर लिगामेंट। और फोर्थ है हमारे पास पोस्टीरियर टाइलोफेबुलर लिगामेंट। एंकल में डिसलोकेट और फ्रैक्चर इन केस ऑफ कंटिन्यूइंग इन्वर्जन स्ट्रेसेस। ये बात तो हो गई एंकल कॉम्प्लेक्स में हमने लिगामेंट्स की इंजरी देखी है, डिफरेंट लिगामेंट्स और मोस्ट प्रोन टू इंजरी कौन सा है, लीस्ट प्रोन टू इंजरी कौन सा लिगामेंट है। इसके अलावा जो इंजरीज एंकल जॉइंट में हो सकती हैं वो डिफरेंट फ्रैक्चर्स हो सकती हैं, या फिर हमारे पास जॉइंट्स की डिसलोकेशन भी हो सकती है, क्योंकि यहीं पे स्मॉल जॉइंट्स बन रहे होते हैं। ऑनसेट ऑफ पेन, the most important thing to exclude in an acute ankle injury is the presence of the fracture. It is for this reason the Ottawa ankle rule performed. An ankle fracture will almost invariable not allow the athlete to put any weight on it at all, whereas the brain may allow weight bearing but may get worse as it is continued. तो जब भी पेशेंट पेन कंप्लेन करेगा एंकल रीजन में, सबसे पहले हमने फ्रैक्चर को रूल आउट करना होता है। फ्रैक्चर के लिए हम ओटावा एंकल रूल को देखते हैं। अगर तो फ्रैक्चर होता है पेशेंट बिल्कुल भी वेट बेयरिंग नहीं कर सकता, लेकिन जब स्प्रेन होगा लिगामेंटस इंजरी होगी तो पेशेंट वेट बेयरिंग कर सकेगा, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम स्प्रेन का जो पेन है वो वर्स होता जाएगा, मोर सीवियर होता जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं एरिया ऑफ पेन की। डिटरमाइनिंग द एरिया ऑफ द पेन कैन बी पार्टिकुलरली हेल्पफुल। मैनी ऑफ द लिगामेंट्स आर क्वाइट सुपरफिशियल एंड कैन देयरफॉर बी लोकेटेड विद ईज। क्योंकि सारे लिगामेंट सुपरफिशियली होते हैं तो इसमें लोकलाइज्ड पेन ही हो रहा होता है, तो पेन को लोकलाइज्ड करते हुए हम देख सकते हैं या फिर हम सपोज कर सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं कौन सा लिगामेंट इंजर हुआ होगा। इट इज़ ऑफन यूजफुल टास्क द एथलीट टू पॉइंट विद वन फिंगर वेयर इट इज़ पेनफुल। तो इसमें क्योंकि लोकलाइज्ड पेन ही होता है तो पेशेंट से कहना है कि वो पॉइंटिंग साइन के साथ हमें पेन का एरिया जो है वो बताए। द मोस्ट फ्रिक्वेंट एरिया फॉर पेन इज़ अराउंड द एंटीरियर लैटरल एंकल, क्योंकि हमने पीछे भी देखा है कि मोस्ट कॉमन लिगामेंट जो इंजर हो रहा था वो इंटीरियर टैलोफेबुलर लिगामेंट था।
तो इसका जो पेन होता है वो एंटीरियर और लैटरल साइड ऑफ एंकल पे होता है। द पेन फ्रॉम सिंडेस्मोसिस एंड टेलर डोम इंजरीज टेंड टू बी मोर सेंट्रली लोकेटेड, डीपर एंड मोर डिफ्यूज। सिंडिस्मोसिस हमारे पास मेम्ब्रेन होती है जो कि टिबिया और फेबुला को ज्वाइंट कर रही होती है, और टेलर डोम एक बोनी प्रोमिनेंसेस है टेलस पे, जो कि जॉइंट बनाती है ऊपर टिबिया के साथ। तो जब भी इनका पेन होगा, क्योंकि ये दोनों पार्ट सेंट्रल में होते हैं, तो सेंट्रली लोकेटेड इनका पेन होता है, ज़्यादा डीप होगा और डिफ्यूज़ होगा, मतलब स्प्रेड होगा। वो जो है वो वेल डिफाइंड नहीं होगा, लोकलाइज्ड नहीं होगा। ये हमारे पास हम देख सकते हैं टेलर डोम है, और ये हो गए सिंडिस्मोसिस, जिसे इंट्रोशियस मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इसका पेन जो होता है वो मोर सेंट्रलाइज्ड होता है, मोर डिफ्यूज्ड होता है और डीप होता है। एंकल फ्रैक्चर टेंड टू बी एक्सक्वाइसली पेनफुल ऑन पल्पेशन। जब भी फ्रैक्चर होगा तो फ्रैक्चर का हमें पता है, पल्पेशन पे भी पेशेंट को पेन होगा। दी मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एंकल फ्रैक्चर आर दी डिस्टल फेबुला, फिफ्थ मेटाटार्सल। तो ये मोस्ट कॉमन साइट्स हैं, डिस्टल फेबुला और फिफ्थ मेटाटार्सल। इन दोनों साइट्स को हमने केयरफुली एग्जामिन करना है। While the site extent and intensity of pain, swelling, bruising can be useful early indicator of location and extent of damage, injury severity is more reliable judged by the degree of disability. हमने साइट को देखना है, एक्सटेंट को देखना है, पेन की इंटेंसिटी, स्वेलिंग, ब्रूजिंग को देखना है, और इनसे हमें आइडिया हो जाएगा कि किस एक्सटेंट का डैमेज हुआ है और किस लोकेशन पे ये डैमेज हुआ है। ये हमारे पास हो गया जोन्स फ्रैक्चर। जोन्स फ्रैक्चर बेस ऑफ फिफ्थ मेटाटार्सल फ्रैक्चर को कहते हैं जोन्स फ्रैक्चर। इस पिक्चर में हम देख भी सकते हैं, ये हमारे पास डिस्टल फेबुला का फ्रैक्चर, क्योंकि हमने फ्रैक्चर में देखे हैं ये दो मोस्ट कॉमन साइट्स हैं, बेस ऑफ फिफ्थ मेटाटार्सल और डिस्टल फेबुला। फिर हमारे पास आ जाते हैं रेडियोग्राफिक इन्वेस्टिगेशंस एंड दी ओट्टोवा एंकल रूल। अकॉर्डिंग टू दीज रूल्स इट इज़ ओनली नेसेसरी टू सीक एन एक्सरे ऑफ एन इंजर्ड एंकल इन दोज पेशेंट विद। ओट्टोवा एंकल रूल होता है जब हम फ्रैक्चर को सस्पेक्ट कर रहे होते हैं एंकल कॉम्प्लेक्स में। तो इसमें ये 3-4 पॉइंट्स होते हैं, ये हमने देखने होते हैं। अगर ये हमें पॉजिटिव मिल रहे होते हैं तो हम पेशेंट को एक्सरे रिकमेंड करते हैं। तो वो 3-4 पॉइंट्स कौन से हैं? अगर तो पेशेंट को पेन है अलोंग द पोस्टीरियर एज ऑफ द डिस्टल 6 सेंटीमीटर ऑफ फेबुला, मतलब इंक्लूडिंग द टिप ऑफ द मेडियोलस। सेकंड है हमारे पास पेशेंट जो है वो अनएबल टू वॉक है मोर देन 4 स्टेप्स इधर इमीडिएटली और एट द सब्सिक्वेंट क्लोजर असेसमेंट विद इन 10 days। और थर्ड इसमें क्या आ जाता है पॉइंट हमारे पास कि पेन एट द बेस ऑफ फिफ्थ मेटाटार्सल। अगर तो पेशेंट को पोस्टीरियर एज जो है फेबुला का उस पे 6 सेंटीमीटर पेन है, लेकिन वो 4 स्टेप्स भी नहीं ले सका था आफ्टर इंजरी, या फिर 10 days के अंदर भी वो अनएबल टू टेक 4 स्टेप्स होगा। और इसमें थर्ड रूल क्या होता है कि वो पेन कंप्लेन करेगा बेस ऑफ फिफ्थ मेटाटार्सल पे। जब भी ये 3 कंप्लेंट्स करेगा पेशेंट, तो हमने उससे एक्सरे रिकमेंड करना है ताकि हम फ्रैक्चर को रूल आउट कर सकें। फिजिकल एग्जामिनेशन में अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो ऑब्जर्वेशन आ जाता है। ऑब्जर्वेशन में हमने क्या क्या चीज़ें देखनी है? स्वेलिंग है, ब्रूजिंग है, डिफॉर्मेशन अगर कोई है, अल्टरेशन इन दी वेट बेयरिंग। और इसमें जो नोट्स हमारे बन सकते हैं, ऑब्जर्वेशन हमने उसकी स्पाइन में करनी है, स्टैंडिंग में करनी है और वॉकिंग में करनी है। एक्टिव और रेजिस्टेड मूवमेंट करानी है, जिससे हमें रेंज ऑफ मोशन का पता चलेगा, क्वांटिटी का पता चलेगा, ये कंप्लीट फॉर्म्स हैं या फिर लिमिटेड हैं, और लोकेशन ऑफ पेन का पता चलेगा। और इसमें हमने एग्जामिन करना है प्लांटर फ्लेक्शन को, डॉर्सिफ्लेक्शन, इन्वर्जन, ईवर्जन और हील रेज, मतलब सारी मूवमेंट्स ही आ जाती हैं एंकल जॉइंट की। पैसिव मूवमेंट्स को देखना है, पैसिव पे भी हमें रेंज ऑफ मोशन का पता चलेगा, क्वांटिटी का पता चलेगा, लोकेशन ऑफ पेन और एंड फील्स का पता चलता है। एंड फील्स हमेशा हम पैसिव मूवमेंट पे ही चेक करते हैं। तो इन सबको भी हमने एग्जामिन करना है प्लांटर फ्लेक्शन के थ्रू, डॉर्सिफ्लेक्शन, इन्वर्जन, ईवर्जन और ओवर प्रेशर, मतलब एंड रेंज पे जाकर ओवर प्रेशर हमने देना है ताकि एंड फील को हम आइडेंटिफाई कर सकें। स्ट्रेस टेस्ट है, इसमें हम एग्जामिन करना है इंटेग्रिटी ऑफ लिगामेंट्स को और लुकिंग फॉर दी अमाउंट ऑफ रोम एंड पेन, और इसको हमने कंपेयर करना है अपोजिट साइड जो कि हमारे पास साउंड साइड होगी। फंक्शनल टेस्ट हमने करने हैं, एग्जामिन द एबिलिटी ऑफ एंकल टू कोप विद इंटीग्रेटेड टास्क, जैसे कि वॉकिंग है, रनिंग है, चेंजिंग डायरेक्शन, जंपिंग एंड हॉपिंग है, और इसको भी हमने कंपेयर करना होगा अपोजिट साइड पे। लास्ट स्टेप हमारा आ जाता है पल्पेशन। पल्पेशन में हमने क्या करना होता है? स्पेसिफिक टेंडरनेस और स्वेलिंग को करना है पल्पेट,
कंप्लीट करना है हमने हर स्ट्रक्चर को। ये फिज़िकल एग्जामिनेशन हमारा कंप्लीट हो गया। फिर स्पेसिफिक टेस्ट आ जाते हैं एंकल कॉम्प्लेक्स के हमारे पास, जिसमें इंटीरियर ड्रॉ टेस्ट है और टेलर टिल्ट टेस्ट है। ये है हमारे पास इंटीरियर ड्रॉ टेस्ट, इसमें हमें पता चलता है इंटीरियर टेलर फेबुलर लिगामेंट का। सेकेंड टेस्ट है हमारे पास टेलर टिल्ट टेस्ट, ये हमें बताता है इंटीरियर टेलर फेबुलर लिगामेंट के साथ साथ कैल्केनियो फेबुलर लिगामेंट का भी, अगर उसका भी स्प्रेन हुए तो। पल्पेशन ऑफ स्ट्रक्चर है, फिर पल्पेशन ऑफ एंकल आफ्टर एन इंजरी कैन बी स्पेशली केयरफुल व्हेन ट्राइंग टू लोकलाइज एन इंजरी टू अ स्ट्रक्चर। A good habit to get into a systematically palpate structure in order and see if this elicit pain। तो इसमें हमने जंपिंग नहीं करनी होती, बल्कि स्टेप टू स्टेप जो है पूरा प्रोसेस हमने कंप्लीट करना होता है पल्पेशन का, जिसमें हमें फर्दर इंफॉर्मेशन मिल सकती है। ग्रेडिंग आ जाती है फिर एंकल लिगामेंट की। ग्रेडिंग एन इंजरी टू द लैटरल एंकल लिगामेंट रिमेन्स अ कंट्रोवर्शियल टॉपिक बिकॉज बाय एंड लार्ज ग्रेडिंग स्केल्स आर सब्जेक्टिव एंड हार्ड टू वैलिडेट। द थ्री मेन स्केल्स जो कि हम यूज़ करते हैं स्प्रेन की एंकल स्प्रेन की सिविरिटी को एक्सप्लेन करने के लिए। अच्छा, पहला जो ग्रेडिंग स्केल है वो नंबर की बेस पे होता है कि नंबर ऑफ लिगामेंट्स कितने स्प्रेन्ड हुए हैं। 1 फॉर 1 लिगामेंट स्प्रेन, 2 फॉर इसका मतलब होगा कि 2 लिगामेंट स्प्रेन्ड है, और 3 जो है वो बताएगा कि नंबर ऑफ़ 3 लिगामेंट जो हैं वो स्प्रेन्ड हुए हैं या उनकी इंजरी हुई है। लेकिन इस मेथड का जो एक ड्रॉबैक है वो ये कि हमें सिविरिटी का पता नहीं चल सकता। ठीक है, नंबर ऑफ़ लिगामेंट्स तो हमें पता चल जाते हैं कि इंजरी में कितने इन्वॉल्व हैं, लेकिन उनकी जो इंजरी है, जो सिविरिटी है वो किस हद तक है, उसका हमें पता नहीं चल सकता इस ग्रेडिंग से। सेकंड हमारे पास है ट्रेडिशनल ग्रेडिंग बेस्ड ऑन द एक्सटेंट ऑफ द स्ट्रक्चरल डैमेज। इसमें अब हमें सिविरिटी का पता चलेगा, डैमेज का पता चलेगा। ग्रेड 1 जो है इसमें माइक्रोस्कोपिक या फिर सिंपल अनफर्लिंग हो रही होती है क्रिम्प्ड पैटर्न ऑफ लिगामेंट्स की, कोई भी मैक्रोस्कोपिक डैमेज नहीं होता। ग्रेड 2 में क्या है, मैक्रोस्कोपिक स्ट्रेचिंग होती है, लेकिन यहाँ पे भी लिगामेंट रप्चर नहीं है। और ग्रेड 3 में क्या है, लिगामेंट कंप्लीट रप्चर हमें मिलेगा। इसका भी जो एक डाउनफॉल है कि इसको हम क्लिनिकल सेटिंग में जो है वो वैलिडेट नहीं कर सकते। क्लिनिकल जजमेंट है ग्रेडिंग बेस्ड ऑन द फंक्शनल एबिलिटी। जैसे कि क्लिनिकल जजमेंट, इसमें हम फंक्शनल एबिलिटी के बेस पे देखते हैं। इन दिस मेथड ग्रेड 1 इंजरीज एसेस एंड इन्वॉल्विंग नो और मिनिमल फंक्शनल लॉस। अगर तो ग्रेड 1 है तो ग्रेड 1 में उसको मिनिमल या कोई भी फंक्शनल लॉस नहीं होगा, कोई एक्स्ट्रा जॉइंट रोम नहीं होगी, लिटल और नो पेन हो सकता है, स्वेलिंग और ब्रूजिंग। ग्रेड 2 इंजरी में क्या है, इसमें हम साइन एंड सिम्टम्स की बेस पे कर रहे हैं, क्लिनिकल जजमेंट की बेस पे कर रहे हैं ग्रेडिंग। ग्रेड 2 में हमें जो है वो रोम्स रिड्यूस मिलती हैं, एसेसरी मूवमेंट्स भी मिल सकती हैं, एक्स्ट्रा जॉइंट मूवमेंट मिल सकती है, फॉर्म एंड फील मिल सकती है, मॉडरेट पेन मिल सकता है ओवर द इंजर्ड लिगामेंट, स्वेलिंग है और ब्रूजिंग है। ग्रेड 3 जो कि कंप्लीट फ्रैक्चर होता है, इसमें हमें कोई भी एंडफील नहीं मिलेगी, कोई एंडफील नहीं मिलेगी। ओवरऑल जॉइंट मोशन जो है वो मार्केटली रिड्यूस्ड मिलेगी। और थर्ड चीज़ जो है, इसमें मार्क्ड स्वेलिंग ब्रूजिंग मिलेगी और फंक्शन कम्प्लीटली लॉस्ट होगा, पेशेंट बिल्कुल मूवमेंट नहीं कर सकेगा। ये है हमारे पास वेस्ट पॉइंट स्प्रेन ग्रेडिंग सिस्टम। ग्रेड 1 में हमने देखा है माइक्रोस्कोपिक था, स्वेलिंग मिनिमल है, जॉइंट इंस्टेबिलिटी कोई नहीं मिलती, और वेट बेयरिंग इसमें फुली होती है पेशेंट की, या फिर वो पार्शियली वेट बेयरिंग कर रहा होता है। ग्रेड 2 में पार्शियल जो है लिगामेंट टियर होता है, स्वेलिंग मॉडरेट या सीवियर हो सकती है, जॉइंट इंस्टेबिलिटी भी माइल्ड या मॉडरेट होगी, और इसमें पेशेंट वेट बेयरिंग नहीं कर सकता। ग्रेड 3 में कंप्लीट रप्चर होता है लिगामेंट का, स्वेलिंग जो है वो सीवियर होगी, जॉइंट इंस्टेबिलिटी भी मोस्टली सीवियर मिल रही होती है, मॉडरेट भी हो सकती है, और वेट बेयरिंग इसमें पेशेंट नहीं कर सकता। नेक्स्ट है हमारे पास सिंडेस्मोटिक इंजरी, जिसे हम हाई एंकल स्प्रेन भी कहते हैं। पीछे हमने जैसे सिंडेस्मोसिस देखा भी था, जो टिबिया और फेबुला के ज्वाइन कर रही थी, जिसे हमने इंट्रोशियस मेम्ब्रेन पे कहा था। तो सिंडेस्मोटिक इंजरी वही जो लिगामेंट होता है टिबिया और फेबुला के दरमियान, उसकी इंजरी को कहते हैं। ये मोस्टली जब भी रोटेशनल मूवमेंट्स होती हैं एंकल जॉइंट पे तब होती है।
इसकी जैसे बताया हुआ है पुश्ड बैक ऑन प्लांटेड फुट। जब पेशेंट पुश बैक करता है प्लांटेड फुट पे तो तब क्योंकि ये रोटेशन ही हो रही होती है तो ये लीड करते हैं सिंडेस्मोटिक टीयर को। सिंडेस्मोसिस आर ऑफन ग्रेडेड इन टर्म्स ऑफ अमाउंट ऑफ डैमेज सस्टेन्ड विद ग्रेड 1। इसमें क्या होगा, जो इंटीरियर इंफीरियर टेलोफेबुलर लिगामेंट जो है वो स्ट्रेच होगा। ग्रेड 2 में इंटीरियर इंफीरियर टेलोफेबुलर लिगामेंट पार्शियल टीयर होगा और ग्रेड 3 में क्या होगा, AITFL कंप्लीट टीयर होगा, कम्प्लीटली रप्चर होगा। AITFL टेंडर ऑन पल्पेशन पार्टिकुलरली व्हेन इट इज़ स्ट्रेस्ड विद एक्सटर्नल रोटेशन स्ट्रेस टेस्ट। इसके लिए एक स्पेसिफिक फिजिकल टेस्ट भी हम करते हैं जिसमें हम एक्सटर्नल रोटेशन कराते हैं पेशेंट की। तो पेशेंट का ये जो लिगामेंट है इंटीरियर इंफीरियर टेलोफेबुलर लिगामेंट वो स्ट्रेस में जाएगा और पेशेंट पेन कंप्लेन करेगा। और वैसे जब हम पल्पेट करेंगे इंटीरियर इंफीरियर टेलोफेबुलर लिगामेंट को तो पल्पेशन पे हमें टेंडरनेस भी मिलेगी। ये दो हमारे पास चीज़ें अगर पॉजिटिव हैं तो इंडिकेट करेगा सिंडेस्मोटिक टीयर को। अच्छा, अब हम देखेंगे सिंडेस्मोटिक इंजरी का फिजिकल एग्जामिनेशन। इसमें फिजिकल एग्जामिनेशन में वही पहले भी जैसे हमने देखा एक्सटर्नल रोटेशन के पेशेंट को पेन होगा क्योंकि एक्सटर्नल रोटेशन में टिबिया और फेबुला जो है वो सेपरेट होती हैं। टेंडरनेस होगी जब भी हम पल्पेट करेंगे टिबिया और फेबुला के दरमियान। और इसमें पॉजिटिव स्क्वीज टेस्ट हमें मिलता है, डॉर्सिफिकेशन की लिमिटेशन मिल रही होती है। पेन होगा पेशेंट को वेट बेयरिंग पे और स्पेशली जब वो रेज अपॉन दियर टोज, मतलब जब वो टोज स्टैंडिंग करेगा तो तब भी पेशेंट को पेन होगा। अगर हम इसमें इमेजिंग में मोस्टली वही जो हमारी बेस लाइन होती है इन्वेस्टिगेशन एक्सरे रिकमेंड करें पेशेंट को तो एक्सरे पे हमें वाइटनिंग मिलेगी टिबिया और फाइबुला के दरमियान, क्योंकि सिंडेस्मोटिक या इंट्रोशियस मेम्ब्रेन जो है वो रप्चर हो चुकी है तो वो गैप हमें ज़्यादा मिलेगा। ये हमारे पास स्क्वीज टेस्ट हो गया। पहले हमने किया था एक्सटर्नल रोटेशन जिसे हमने स्ट्रेस टेस्ट भी कहा था। सेकेंड जो फिजिकल टेस्ट है वो स्क्वीज टेस्ट हो गया। जैसे कि इस पिक्चर में हम देख भी सकते हैं कि टिबिया और फाइबुला को इस तरह से स्क्वीज कर रही हैं। अगर तो पेशेंट को सिंडेस्मोटिक इंजरी होगी तो वो पेन कंप्लेन करेगा ऑन स्क्वीज। नेक्स्ट है हमारे पास जो कंडीशन आती है एंकल कॉम्प्लेक्स में इंटीरियर इम्पिंजमेंट है। अब इंटीरियर इम्पिंजमेंट अकर्स व्हेन ईदर इंटीरियरली लोकेटेड हाइपरट्रोफिड सॉफ्ट टिश्यूज जैसे कि बोनी एक्सोस्टोसिस है ऑन द टेलस और टिबिया लूज बॉडीज हो सकती हैं जिनकी वजह से लिमिटेशन होगी टिबियो टेलर डोर्सिफिकेशन में। इम्पिंजमेंट में यही है, कोई ना कोई सॉफ्ट टिश्यू जो है उनकी हाइपरट्रॉफी हो गया या फिर जो बोन्स हैं उन पे कोई जो है वो आउट ग्रोथ हुई हुई है या फिर कोई लूज बॉडीज़ है। ये तीन रीजन हो सकती हैं इम्पिंजमेंट की। दे थ्रीट कंप्लेन ऑफ परसिस्टेंट पेन एट द फ्रंट ऑफ द एंकल। एंटीरियर इम्पिंजमेंट है तो पेशेंट को पेन भी फ्रंट ऑफ एंकल पे ही होगा, स्पेशली लंचिंग पे होगा। अच्छा, ये वही बोनी एक्सिस्टोसिस की एग्जांपल हो गई हमारे पास। मोस्टली जो है ये डिस्टल फेलिंग्स पे हमें मिलती है, फर्स्ट टो के मतलब बिग टो के डिस्टल फेलिंग्स पे। इसके अलावा टार्सल्स पे भी हो सकती हैं ये बोनी एक्सिस्टोसिस, कैलिस पे भी हो सकती हैं, कल्केनियम बोन पे भी हो सकती हैं और टेलिस बोन पे भी हो सकती हैं। ये वही लंचेस है, जब इस तरह से पेशेंट की पोजीशन होगी तो पेशेंट को पेन होगा क्योंकि इस पोजीशन में मैक्सिमली जो है वो इंटीरियर कंपार्टमेंट कंप्रोमाइज़ हो रहा होता है, मैक्सिमम स्ट्रेस इंटीरियर कंपार्टमेंट में पड़ रहा है। इट मे बी कास्ट बाय रिपीटेड लोडिंग एट द एक्सट्रीम ऑफ डोर्सिफ्लेक्शन एज सीन इन द फुटबॉल आर द बैलेट। इसके अलावा अगर हम रिपीटेड एक्स्ट्रा लोडिंग हो रही है उसकी डोर्सिफ्लेक्शन में तो तब भी पेशेंट को पेन हो सकता है इंटीरियर या फ्रंट ऑफ एंकल। अच्छा, मैनेज अब कैसे करना है इसको, हमने मैनुअल थेरेपी के थ्रू हमने रिस्टोर करनी है उसकी नॉर्मल एसेसरी टेलिस की मोशन को और एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशंस दे देनी है या फिर हम डिफरेंट मोडेलिटीज़ यूज़ कर सकते हैं। अगर तो रीज़न सॉफ्ट टिश्यू है तो सॉफ्ट टिश्यू में हमने वही प्राइस फार्मूला पेशेंट को रिकमेंड करना है कि वो प्रोटेक्ट करे, रेस्ट करे, आइसिंग करे, कंप्रेशन अप्लाई करे और एलिवेटेड रखे अपने इंजर्ड पार्ट को। टिपिंग भी हम अप्लाई कर सकते हैं जिसकी वजह से जो टेलोक्रूरल डॉर्सिफिकेशन है वो लिमिटेड रहेगी और फर्दर इंजरी नहीं होगी या फिर इंजर्ड टिश्यूज़ जो है वो स्ट्रेस आउट नहीं होंगे टिपिंग की वजह से। टेप इसमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। अच्छा, नेक्स्ट कंडीशन जो एंकल जॉइंट पे डेवलप हो सकती है वो है साइनस टारसाई सिंड्रोम। साइनस टारसाई है क्या, ये एक स्मॉलेस्ट टनल है जो कि टेलर नेक के पास पड़ी हुई होती है एंड द कैल्केनियस
टेलर नेक और कल्केनियस के पास ही होती है एट द एंटीरो लैटरल एस्पेक्ट ऑफ द एंकल, स्लाइटली एंटीरो इंफीरियर टू द लैटरल मिलियोलस। लैटरल मिलियोलस से अगर हम इसकी पोजीशन देखें तो वो इंटीरियर और इंफीरियर होती है। सेनेस्टारसाई इज डेंसली पैक्ड विद द साइनोवियल टिश्यूज़। इस टनल के अंदर साइनोवियल टिश्यूज़ होती हैं जो कि ईजिली इन्फ्लेम्ड होती हैं जब भी हम कोई एक्सेसिव मोशंस कर लें, ओवरलोडिंग कर लें या फिर एबनॉर्मल पोस्चर अडॉप्ट कर लें। In the majority of cases, the athlete will have a history of at least one ankle sprain and present complaining of diffuse pain slightly below and anterior to the anterior talofibular ligament. इसमें पेशेंट कंप्लेन क्या करेगा, उसको डिफ्यूज पेन होगा, मतलब वो अपने पेन को पिन पॉइंट नहीं कर सकेगा, पॉइंटिंग साइन उसका नेगेटिव होगा। वैसे हमने देखा है जब भी लिगामेंट की इंजरी होती है तो पेशेंट का जो पॉइंटिंग साइन है वो पॉजिटिव होगा, वो रेलिवेंट लिगामेंट पे ही अपनी फिंगर प्लेस करके हमें पेन की लोकेशन जो है वो बता रहा होगा। लेकिन इसमें डिफ्यूज वो बता रहा होगा और कहाँ पे लोकेशन होगी उसकी एंटीरियर टेलोफिबुलर लिगामेंट पे, एंटीरियर और उसके नीचे ही। दे मे डिस्क्राइब पेन व्हेन वॉकिंग ऑन अनइवन ग्राउंड। और दूसरी चीज़ हमने देखी थी कि पेशेंट को पेन होता है, उसमें भी था एंकल स्प्रेन में, लेकिन वो पैसेज ऑफ टाइम वो ज़्यादा हो रहा था। लेकिन यहाँ पे अनइवन ग्राउंड पे पेशेंट को पेन हो रहा है, जंपिंग पे, होपिंग पे, टू द साइड ऑफ द इंजरी, लैंडिंग फ्रॉम जंपिंग और रनिंग ऑफ लाइन। अच्छा, ट्रीटमेंट अब क्या है हमारे पास साइनस टारसाई सिंड्रोम का? मैनुअल थेरेपी है, सबटेलर जॉइंट कैन बी वेरी इफेक्टिव वाइल फ्रीक्वेंटली द एथलीट विल रिसीव ग्रेट बेनिफिट फ्रॉम कार्टिकोस्टेरॉइड्स। मैनुअल थेरेपी के साथ साथ हम कार्टिकोस्टेरॉइड्स का इंजेक्शन भी दे सकते हैं ताकि जो इन्फ्लेमेशन है वो सबसाइड हो सके। इसके अलावा हम प्रोप्रियोसेप्टिव ट्रेनिंग करा सकते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कराएंगे, उसकी बायोमैकेनिकल रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट कराएंगे और जो भी अंडरलाइन काज होगी उसको हम ट्रीट करेंगे। ये है हमारे पास साइनस टारसाई सिंड्रोम। इसमें लोकलाइज्ड पेन होता है इंटीरियर टू दी वही इंटीरियर टू दी लेटरल मीडियोलस, जैसे कि हम इस पिक्चर में देख सकते हैं। पेशेंट हैज़ डिफ़िकल्टी वॉकिंग अनइवन सरफेस जैसे कि ग्रेवल और ग्रास पे पेशेंट को डिफ़िकल्टी होगी वॉक करने में। नेक्स्ट कंडीशन है हमारे पास ओस्टियोकॉन्ड्रल लीजन्स ऑफ द टेलर डोम, जिसे OCD भी कहते हैं। तो टेलर डोम हमने पहले भी देखा था, वो बोनी प्रोमिनेंस टेलस भी थी जो कि ऊपर टिबिया के साथ जॉइंट बना रही थी। तो इसमें क्या होता है कि जो ओस्टियोकॉन्ड्रल डिफेक्ट ऑफ द टेलर डोम आर कॉमनली thought to be due to impact of the talar dome as it shear across the tibial platform as either a single trauma or as a result of repetitive plantar flexion inversion ankle sprain। ये इसका मैकेनिज्म हो गया जब रेपिटेटिव ट्रॉमा होगा टिबियल प्लेटफॉर्म पे या फिर रेपिटेटिव प्लांटर फ्लेक्शन है, इन्वर्जन और प्लांटर फ्लेक्शन प्लस इन्वर्जन हो रही है। A large fracture of the chondral surface can be diagnosed at the time of injury. Athlete complain of recalcitrant deep and diffuse anterior ankle pain। ये पेशेंट का जो है अपने पेन को डिस्क्राइब करेगा, recalcitrant deep और diffuse पेन। दे आर बेस्ट डायग्नोस्ड विद द MRI स्कैन, जैसे कि इसमें हम देख भी सकते हैं OCD। यहाँ पे हमें अलग से ये एक पीस सा नज़र आ रहा है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लेटरल एंकल पेन। पहले हमने इंटीरियर देखा था, इंटीरियर एंकल पेन किस किस वजह से हो रहा था। अब है लेटरल एंकल पेन। लेटरल साइड पे मोस्टली मसल्स ही इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि हमने पहले भी देखा था कि वो डायनामिक स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो पेरोनियल टेंडिनोपैथी जो है वो लेटरल एंकल पेन की रीज़न होती है। Peroneal tendinopathy is usually an overuse injury and is one of the most common cause of the non-traumatic lateral ankle pain. The athlete will usually present with an insidious onset of lateral ankle pain, often located either posterior to the lateral malleolus at the base of the fifth metatarsal। तो इसमें पेशेंट को इंसीडियस ऑनसेट होता है और वो जो लोकेशन बताएगा पोस्टीरियर होगा मीडियल मिलियोनस के या फिर बेस ऑफ फिफ्थ मेटाटार्सल पे, क्योंकि वहीं पे आकर ये दोनों टेंडन्स जो हैं वो अटैच हो रहे होते हैं। पेरोनियस ब्रेविस वाज बाय फार द मोस्ट कॉमनली इम्प्लिकेटेड टेंडन विद द रेस्ट बीइंग मेड अप ऑफ द पेरोनियस लॉन्गेस्ट ईयर।
तो मोस्ट कॉमनली जो इसमें टेंडन इन्वॉल्व होता है पेरोनियस ब्रेवस है 88% केसेस में, बाकी जो 12% केसेस में है उसमें पेरोनियस लॉन्गस का टीयर होता है। इसको कैसे ट्रीट करेंगे हम? जो भी एग्रावेटिंग एक्टिविटीज़ हैं उनको हम लिमिट कर देंगे, पेशेंट को रेस्ट रिकमेंड करेंगे। अगर बायोमैकेनिकल कोई फॉल्ट है तो उसको हम करेक्ट करेंगे, फुटवियर को का एनालिसिस करेंगे और मेडिकेटेड शूज़ जो है वो पेशेंट्स को सजेस्ट करेंगे, या फिर हम कोई ऑर्थोटिक इंसर्शन शू इंसर्ट जो होते हैं सिलिकॉन बेस्ड वो दे सकते हैं। सॉफ्ट टिश्यू की थेरेपी भी हम करेंगे ताकि जो मसल टोन है वो रिड्यूस हो सके। किन किन मसल्स की पेरोनियल्स दोनों आ जाएंगे, गैस्ट्रोसोलियस में भी टोन क्योंकि हाई होती है तो हम ये सॉफ्ट टिश्यू थेरेपी करेंगे उनकी टोन कम करने के लिए, ये सारे मसल स्पैज में होंगे। इसके अलावा हम स्ट्रेंथनिंग जो एक्सरसाइजेज हैं वो भी करा सकते हैं। नेक्स्ट कंडीशन जो डेवलप होती है एंकल कॉम्प्लेक्स में वो है आइसिलिन डिजीज़। ये क्या है? ट्रैक्शन ऑफ एपोफिसाइटिस ऑफ पेरोनियस ब्रेविस्ट एट इट्स अटैचमेंट ऑन टू द बेस ऑफ द फिफ्थ मेटाटार्सल। जैसे कि पीछे भी हमने देखा था पेरोनियस ब्रेविस जो है वो ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा होता है टेंडनोपैथी में, तो ये जाकर कहाँ अटैच हो रहा होता है? बेस ऑफ फिफ्थ मेटाटार्सल पे हो रहा है। उसमें क्या हो रहा है? एपोफिसाइटिस हो रहा है, मतलब ये टेंडन जहाँ भी जाकर बोन के साथ अटैच होता है वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाएगी ट्रैक्शन की वजह से। It is found in the adolescent, particularly those with a prominent fifth metatarsals that participate in sports that require sudden change in direction, जैसे कि फुटबॉल है, लैक्रोस है या फिर क्रॉस कंट्री रनिंग है। इसमें ट्रीटमेंट क्या है? इसमें कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट ही हमेशा किया जाता है। पेशेंट को रेस्ट रिकमेंड करेंगे, जो भी उसकी प्रोवोकेटिव एक्टिविटीज़ हैं वो हम उसकी स्टॉप कर देंगे, एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशंस दे सकते हैं और प्रोग्रेसिव रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम जो है वो पेशेंट का स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं बेस ऑफ फिफ्थ मेटाटार्सल पे हमें एक सेपरेट सा पीस नज़र आ रहा है जो कि हमारे पास ट्रैक्शन एपोफिसाइटिस को इंडिकेट कर रहा है। नेक्स्ट अब हमारे पास है एंटीरियर एंकल पेन भी देख लिया हमने, लेटरल एंकल पेन भी हमने देख लिया, अब है पोस्टीरियर एंकल पेन। Posterior aspect of the ankle is common site of the pain in athlete who participate in activities that requires extreme of talocrural plantar flexion, जैसे कि बैलेट डांसर्स होते हैं, रनिंग है या फिर फुटबॉल है। पोस्टीरियर एंकल जो इम्पिंजमेंट है इसको हम सिंड्रोम भी कहते हैं बिकॉज इट इज़ एन अम्ब्रेला टर्म that is used to describe pain anywhere in posterior region of the ankle joint. The athlete will commonly report pain upon the plantar flexion, particularly if it is forced. Posterior ankle impingement can arise from overuse या फिर trauma, दोनों रीज़न इसकी हो सकती हैं। और मैकेनिज्म इसका क्या है? प्लांटर फ्लेक्शन ही है। प्लांटर फ्लेक्शन पे पेशेंट का पेन जो है वो एग्रावेट कर जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास जो स्ट्रक्चर इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। फर्स्ट है ओस्ट्राइगोनम। ओस्ट्राइगोनम है क्या? अनडिफ्यूज पार्ट है बैक ऑफ द टेलस पे, जो कि 10 to 15% पॉपुलेशन में प्रेजेंट होता है। या फिर सेकेंड जो रीज़न हो सकती है पोस्टीरियर जॉइंट कैप्सूल की थिकनिंग हो सकती है, या फिर PTFL जो है लिगामेंट उसकी थिकनिंग हो सकती है। पोस्टीरियर एंकल इम्पिंजमेंट में नेक्स्ट जो चीज़ इन्वॉल्व हो सकती है वो है इनलार्ज पोस्टीरियर टेलर प्रोसेस या फिर डिस्टल टिबियल ओस्टियोफाइट्स फॉर्मेशन। पोस्टीरियर जॉइंट साइनोवाइटिस की वजह से भी पोस्टीरियर एंकल पेन हो सकता है। फ्लेक्सर हलूसिस टेंडन की इन्वॉल्वमेंट भी लीड करती है पोस्टीरियर एंकल पेन को। सिम्टम्स इसमें क्या मिलेंगे? पेशेंट को बैक ऑफ एंकल पे पेन होगा और यूजुअली ये पेन एग्रावेट होगा प्लांटर फ्लेक्शन पे। नेक्स्ट जो कंडीशन हमारी डेवलप होती है वो है मीडियल साइड ऑफ एंकल पे। अब हमने एंटीरियर लेटरल पोस्टीरियर तो देख लिया, मीडियल पे एक ही लिगामेंट है डेल्टॉइड लिगामेंट। इसका स्प्रेन जो है वो मीडियल एंकल पेन की रीज़न है। The most commonly reported mechanism of injury to the deltoid ligament is when the athlete has their foot planted on the ground in the pronated position and then falls outward, placing a large abduction force on the ligament। ये इसका हो गया मैकेनिज्म ऑफ इंजरी कि उसका फुट क्या है वो प्लांट प्रोनेटेड पोजीशन में था लेकिन फिर वो फॉल कर जाता है आउटवर्ड, या फिर ये भी हो सकता है प्लेसिंग अ लार्ज एबडक्शन फोर्स ऑन द लिगामेंट। तो जब भी वो फॉल करेगा आउटवर्ड ये जो है एक्सेसिव फोर्स अप्लाई करता है एबडक्टिव फोर्स लिगामेंट्स पे।
जिसकी वजह से ये जो मीडियल साइड पे लिगामेंट पड़ा हुआ है डेल्टॉइड लिगामेंट, ये टियर हो जाएगा। गिवन द अमाउंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू इंजर द डेल्टॉइड लिगामेंट देयर इज़ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ इंजरी टू एसोसिएटेड स्ट्रक्चर। सिम्टम वही पेशेंट को पेन होगा, मीडियल साइड पे होता है, मीडियल साइड ऑफ एंकल पे, और पेशेंट का पेन जो है वो इस पे। नेक्स्ट हमारे पास कंडीशन है फ्लेक्सर हेलुसिस लॉन्गस पैथोलॉजी। फ्लेक्सर हेलुसिस टेनोसाइनोवाइटिस इज लॉन्गस, क्योंकि ये टेंडन ही मसल ही है, मसल का टेंडन ही हो सकता है, तो इसकी टेनोसाइनोवाइटिस मतलब टेंडन शीथ की इन्फ्लेमेशन जो है वो इम्पोर्टेंट काज है पोस्टीरो मीडियल एंकल पेन में, जिसमें पोस्टीरियर और मीडियल साइड पे पेन होगा। इट इज़ पार्टिकुलरली कॉमन इन बैले डांसर एंड किकिंग athletes due to extraordinary range of motion that the tendon must travel from fully dorsiflexion to the fully plantar flexion। mechanism वही fully dorsiflexion से fully plantar flexion ही है flexor hallucis longus tenosynovitis में। The athlete will often complain of posterior ankle pain on landing from jumping and when striking a kick या फिर ball impact। इसमें स्टीराइड इंजेक्शन पेशेंट को दिया जाता है ताकि जो इन्फ्लेमेशन है वो सबसाइड हो सके, और फिर हम फर्दर उसकी असेसमेंट करते हैं। नेक्स्ट कंडीशन है हमारे पास टार्सल टनल सिंड्रोम। टार्सल टनल सिंड्रोम ये भी पेनफुल कंडीशन है। इसमें इंट्रैपमेंट हो जाती है पोस्टीरियर टिबियल नर्व की इन्वॉल्वमेंट है, तो पेशेंट को बर्निंग पेन होगा टोज में, प्लांटर एस्पेक्ट ऑफ फुट पे और टार्सल टनल में। और इसमें जो टनल साइन है, क्योंकि नर्व की इन्वॉल्वमेंट है तो टनल साइन भी इसमें पॉजिटिव मिलेगा। और फर्दर जो हम इसमें इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं वो नर्व कंडक्शन स्टडीज़ हैं और एमआरआई है। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट पहले हम सजेस्ट करेंगे पेशेंट को, वही रेस्ट ट्रीटमेंट करेंगे, कोई उसके शूज़ चेंजेस अगर करनी है, फुटवेयर चेंजेस वो करेंगे, ऑर्थोटिक उसे दे सकते हैं, टेपिंग कर सकते हैं उसकी, ताकि जो एक्सेसिव है सबटेलर जॉइंट पे प्रोनेशन वो ना हो। स्टीरॉयड इंजेक्शन भी लगा सकते हैं इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए। शुड इट फेल टू रिजॉल्व डिकम्प्रेशन में भी इंडिकेटेड। अगर तो ये कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट हमारी फेल हो जाती है तो फिर नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है वो है सर्जिकल डिकम्प्रेशन। नेक्स्ट जो कंडीशन डेवलप होती है एंकल जॉइंट में, एंकल कॉम्प्लेक्स पे, वो है स्ट्रेस फ्रैक्चर। इन्वॉल्विंग द एंकल कॉम्प्लेक्स आर नॉट कॉमन बट इट इज़ important that they are not missed in an assessment. Treatment of a stress fracture in the ankle will most often require non-weight bearing and sometimes surgical internal fixation. एंकल कॉम्प्लेक्स में जितने भी फ्रैक्चर्स होते हैं मोस्टली उनको नॉन वेट बेयरिंग पोजीशन में ही ट्रीट किया जाता है, लेकिन अगर इस तरह से वो ट्रीट नहीं होते तो फिर सर्जिकल इंटरनल फिक्सेशन नेक्स्ट ऑप्शन होता है। अब स्ट्रेस फ्रैक्चर में हम देखते हैं कौन कौन सी बोन्स इन्वॉल्व होती हैं। सबसे पहले तो मीडियल मिलियोलस है, इसका फ्रैक्चर डिस्टेंस रनर्स में होता है, और इसमें जब भी मीडियल मिलियोलस का फ्रैक्चर होगा तो पेशेंट को परसिस्टेंट मीडियल एंकल पेन होगा दैट इज़ एग्रावेटेड बाय द साइक्लिकल लोड बियरिंग। नेक्स्ट जो स्ट्रेस फ्रैक्चर होता है वो है नेविकुलर बोन का। किसमें ज़्यादा कॉमन है? डिस्टेंस रनर्स में और जंपिंग एथलीट्स में। ये पुअरली लोकलाइज्ड इंटीरोमीडियल पेन होगा, पेशेंट को रिक्वायर स्ट्रिक्ट एडियरेंस टू द नॉन वेट बेयरिंग प्रोटोकॉल। नेक्स्ट जो बोन इन्वॉल्व होती है वो है पोस्टीरो लैटरल टेलिस। ये मोस्टली होता है ट्रैक एंड फील्ड एथलीट्स में। लैटरल एंकल पेन होगा एग्रावेटेड बाय रनिंग एंड जंपिंग सेकेंडरी टू द एक्सेसिव प्लांटर फ्लेक्शन एंड सबटालर जॉइंट इंस्टेबिलिटी। नेक्स्ट जो बोन इन्वॉल्व होती है स्ट्रेस फ्रैक्चर में वो है कैल्केनियस। कैल्केनियस डिस्टेंस रनर में ये है, इसका स्ट्रेस फ्रैक्चर होता है और जंपिंग एथलीट्स में होता है। ग्रेजुअल ऑनसेट ऑफ द हील पेन मेड वर्स बाय वेट बियरिंग पेन में बी रिप्रोड्यूस्ड बाय स्क्वीजिंग द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द कैल्केनियस। अच्छा, अब है हमारे पास एक्यूट ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ द लैटरल एंकल स्प्रेन। सबसे पहले तो कम्प्रिहेंसिव रिहेबिलिटेशन एम्स जो हमारे हैं वो पेन को कम करना है, स्वेलिंग को कम करना है, उसकी रूम्स को हम रिस्टोर करना होता है, उसकी काइनेमेटिक्स को रिस्टोर करना है, प्रोप्रियोसेप्टिव फंक्शन रीगेन करना होता है, मसल स्ट्रेंथ को हमने रीगेन करना है और फंक्शनल परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना होता है।
तो एक्यूट मैनेजमेंट में वही प्राइस फार्मूला आ जाता है। वेट बेयरिंग शुड बी इंकरेज्ड एज सून एज सो लॉन्ग एज द गेट पैटर्न इज़ नॉट इंटेलिजिक। जब तक पेशेंट का पेन होगा तब तक हम वेट बेयरिंग नहीं कराएंगे। जब पेशेंट का पेन सबसाइड हो जाएगा तो तब हम उसकी फुल वेट बेयरिंग कराएंगे। दिस may necessitate an initial period of partial weight bearing with crutches or walking in a pool। तो वेट बेयरिंग हम वही नॉन वेट बेयरिंग से पार्शियल की तरफ लेकर आएंगे और पार्शियल से फिर हम उसको फुल वेट बेयरिंग की तरफ लेके जाएंगे। पार्शियल के लिए हम उसे क्रचेस भी यूज़ करा सकते हैं या फिर वॉकिंग इन अ पूल। मतलब इसमें हम वो जो वाटर थेरेपी होता है, पूल पूल थेरेपी, वो कराएंगे पेशेंट से। मैनुअल थेरेपी टू रिस्टोर नॉर्मल टैलोक्रूरल कैनेमेटिक्स एंड मोशन एट द सबटाइलर एंड मिड टार्सल जॉइंट कैन बी बेनिफिशियल। प्रोप्रियोसेप्टिव रीट्रेनिंग आ जाती है हमारे पास एंकल जॉइंट की। एंकल इंजरीज कैन डिसरप्ट द बॉडीज न्यूरोमस्कुलर फीड फॉरवर्ड एंड फीड बैकवर्ड मैकेनिज्म which may be displayed as reduced proprioception. Proprioception contribute to the postural control and joint. There is strong evidence that people with chronically unstable ankles demonstrate proprioceptive deficit, whether it be in errors in detecting the ankle position to ground contact, failure to accurately replicate passively positioned joint angles. A recent study showed that proprioceptive training was more effective than orthotic or strength training in reducing the rate of ankle sprain in male soccer players। जो प्रोप्रियोसेप्टिव ट्रेनिंग है वो ज़्यादा प्रेफरेबल है एज़ कम्पेयर टू ऑर्थोटिक, जो हम शू ऑर्थोटिक्स देते हैं पेशेंट को या फिर उसकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करा रही होती है। इनिशियली दिस में इन्वॉल्व सिंगल लेग स्टैंडिंग कैन बी मेड मोर चैलेंजिंग बाय परफॉर्मिंग विद हाई क्लोज्ड एंड लेस स्टेबल सर्फेसिस, जैसे कि हम फॉर्म सर्फेस यूज़ कर सकते हैं या फिर ट्रम्पोलाइन पे उसकी ट्रेनिंग करवा सकते हैं। सेप्ट आ जाते हैं हमारे पास। ये हमारे पास वही बैलेंस टेस्टिंग की होती है जिसमें हमने बाइलैटरल दोनों लोअर एक्सट्रीमिटीज़ पे वन लेग स्टैंडिंग करते हुए उसका बैलेंस चेक करते हैं। ये डायनामिक लोअर लिम्ब रीचिंग टेस्ट है that has shown to sensitive in detecting the subject with the chronic ankle instability। ये वही बैलेंस ट्रेनिंग के लिए, प्रोप्रियोसेप्शन ट्रेनिंग के लिए रॉकर बोर्ड हो गया जिसे वॉबल बोर्ड भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है मसल स्ट्रेंथनिंग। ऑल डायरेक्शन ऑफ द मोशन शुड बी कंसीडर्ड व्हेन प्रिस्क्राइबिंग एक्सरसाइज फॉर मसल स्ट्रेंथनिंग एंड कंडीशनिंग अराउंड द एंकल। जब भी हमें स्ट्रेंथनिंग करानी है तो हमने हर डायरेक्शन में करानी होती है। जिसमें इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ इलास्टिक ट्यूबिंग या फिर वेटेड केबल्स। इसमें हम डिफरेंट वेट यूज़ करा के भी उसकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करा सकते हैं या फिर जो इलास्टिक ट्यूब्स होती हैं सेम लाइक थेराबेंड्स वो भी यूज़ करा सकते हैं। एंकल शुड बी स्ट्रेस्ड बोथ कॉन्सेंट्रिकली एंड ईसेंट्रिकली। हमने मसल्स की ट्रेनिंग जो है, स्ट्रेंथ जो है वो कॉन्सेंट्रिकली भी इम्प्रूव करनी है और इसेंट्रिकली भी इम्प्रूव करनी है। दिस विल इन्वॉल्व वर्किंग इनटू प्रोग्रेसिवली मोर प्लांटर फ्लेक्शन एंड इनवर्जन। ये हमारे पास डिफरेंट एंकल स्प्रेन के एक्सरसाइजेस आ गई जो कि हमने पहले भी किसी एक लेक्चर में देखी थी। एंकल स्प्रेन जो हमारा स्पेसिफिक टॉपिक था। और नेक्स्ट हमारे पास फंक्शनल रीट्रेनिंग है। वंस द एथलीट कैन डिमॉन्स्ट्रेट दैट दे हैव रिटर्न टू full ankle roams and appropriate levels of muscle strength, fatigue resistance, proprioception, they can progress to the functional sport specific task। जब एक दफ़ा पेशेंट की रेंज ऑफ मोशन कंप्लीट हो जाएगी, उसकी स्ट्रेंथ भी इम्प्रूव हो जाएगी, वो फिटीक रेजिस्टेंट हो जाएगा, उसकी प्रोप्रियोसेप्शन भी इम्प्रूव हो जाएगी, जो कि हम स्टेप 2 से वही उसकी डिटरमिन करेंगे। तो फिर हम उसको ज़्यादा फंक्शनल एक्टिविटीज़ की तरफ लेके जा सकते हैं या फिर स्पोर्ट स्पेसिफिक ट्रेनिंग जो है वो करा सकते हैं। लेकिन इन दोनों में हम क्या करेंगे, फंक्शनल में और स्पोर्ट्स स्पेसिफिक टास्क में हम उसकी टेपिंग करेंगे फॉर प्रोटेक्शन। क्रोनिक एंकल इंस्टेबिलिटी है। द रेट ऑफ रीअकरेंस ऑफ एन एंकल स्प्रेन हैज़ बीन रिपोर्टेड टू बी एज हाई एज 80%। जब एक दफ़ा एंकल स्प्रेन हो जाता है तो दोबारा उसी एंकल के स्प्रेन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। Chronic ankle instability is the term used to describe the occurrence of the repeated bouts of instability leading to numerous ankle sprain। Chronic ankle instability give rise to repeated complaints of pain, swelling, giving way and degenerative joint diseases। CAA जो है
वो फर्दर लीड करती है पेन स्वेटिंग गिविंग अवे, मतलब वो पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शन में आ जाएगा। डिजनरेटिव जॉइंट डिजीज़ भी हो सकती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मैकेनिकल एंकल इंस्टेबिलिटी। मैकेनिकल एंकल इंस्टेबिलिटी refers to repeated episodes of giving away due to structural abnormalities with the ankle complex. This can be due to, जैसे कि नाम से पता चल रहा है इसमें कोई ना कोई स्ट्रक्चर ही इन्वॉल्व होगा, तो वो किसी लिगामेंट्स की लैक्सिटी की वजह से भी हो सकती है, आर्थ्रोकाइनेमेटिक्स एबनॉर्मेलिटीज़ की वजह से हो सकती है, या फिर ये भी हो सकता है कि एंकल एबिलिटी टू रीच अ फुल डोर्सिफ्लेक्शन जैसे कि क्लोज बैक पोजीशन है। सिनोवियल इन्फ्लेमेशन भी हो सकती है रीज़न मैकेनिकल इंस्टेबिलिटी की, या फिर चेंजेस कोई आ सकते हैं जैसे डिजनरेटिव जॉइंट डिजीज़ है। फंक्शनल एंकल इंस्टेबिलिटी है, फंक्शन में क्या है, व्हेन देयर आर रिपीटेड एपिसोड्स ऑफ गिविंग अवे विदाउट मैकेनिकल काज, मतलब उसमें स्ट्रक्चर बिल्कुल नॉर्मल है, वो उनके एनाटमी बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो किसी और रीज़न से जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकेगा उस ड्यू टू एंकल इंस्टेबिलिटी। अच्छा, FAI फंक्शनल एंकल इंस्टेबिलिटी इज़ अ कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स ऑफ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स। अब इसमें कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं उसकी प्रोप्रियोसेप्शन जो है वो इम्पेयर्ड हो, काइनेस्थीसिया जिसमें आ जाता है, पोजीशन सेंस आ जाती है, या फिर सेकंड चीज़ मसल वीकनेस आ जाती है, आर्थ्रोजेनिक मसल इनहिबिशन, या फिर अल्टर्ड पोस्टरल इक्विलिब्रियम। और लास्ट चीज़ जो फंक्शनल एंकल इंस्टेबिलिटी को लीड कर सकती है वो है रिडक्शन इन प्रिपरेटरी मसल एक्टिविटी टू स्टेबलाइज द एंकल प्रायर टू द ग्राउंड कॉन्टैक्ट। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम मेन इसमें देखेंगे कि हमने कवर क्या किया है इस टॉपिक में। सबसे पहले हमने उसकी नॉर्मल एनाटमी देखी थी एंकल जॉइंट की, फिर हमने उसकी जो मोस्ट कॉमन लिगामेंट्स हैं वो देखे थे एंटीरियर एस्पेक्ट पे और मीडियल एस्पेक्ट पे, हर लिगामेंट का फंक्शन देखा था हमने। फिर हमने एंकल कॉम्प्लेक्स को देखा था, इसमें 3 जॉइंट्स इन्वॉल्व थे, वो कौन कौन से थे, और फिर हम लोग आ गए थे उसकी कंडीशंस पे, उसकी डिजीज़ पे, इंजरीज़ पे। अच्छा, मैकेनिज़्म हमने देखा था हर लिगामेंट का, कौन सा लिगामेंट मोस्ट प्रोन टू इंजरी है, कौन सा लीस्ट प्रोन टू इंजरी है, ये चीज़ें हो गई। फिर हमने ये सिंडेस्मोटिक देखा था, जो फ्रैक्चर्स देखे थे। अच्छा, ये टोवा एंकल रूल हमने देखा था कब कराना है, हमने एक्सरे। और ये स्ट्रेस टेस्ट हो गया हमारे पास स्प्रेन्स के लिए, तो हमने पढ़े थे टेलर टेल टेस्ट, और हमारे पास था इंटीरियर ड्रॉ टेस्ट। ठीक है, फिर हमने पल्पेशन देखी थी, फिर हमने सिविरिटी के बेसिस पे ग्रेडिंग देखी थी, 3 सिस्टम पढ़े थे ये हमने ग्रेडिंग के। और नेक्स्ट हमने सिंडेस्मोटिक इंजरी उसकी देखी थी। इसके बाद हमने इंटीरियर इम्पिंजमेंट देखा था, इंटीरियर इम्पिंजमेंट में जो जो चीज़ें इन्वॉल्व हो रही थी उसमें हमारे पास था साइनस टारसाइस सिंड्रोम था, इसका ट्रीटमेंट देखा है हमने। फिर हमारे पास ऑस्टियोकॉन्ड्रल लीजन ऑफ द टेलर डोम, OCD जिसे हमने कहा था, ऑस्टियोकॉन्ड्रल डिफेक्ट, ये आ रहा था। लेटरल एंकल पेन में हमारे पास पेरोनियल टेंडिनोपैथी आ रही थी। ठीक है, नेक्स्ट आइसोलिन डिजीज़ भी इसी में ही आ रही थी। आइसोलिन डिजीज़ क्या थी हमारे पास, ट्रैक्शन एपोफिसाइटिस ऑफ द पेरोनियस ब्रेविस टेंडन। अच्छा, नेक्स्ट हमने देखा था पोस्टीरियर एंकल पेन, उसकी रीजंस किस वजह से हो रहा था। पोस्टीरियर एंकल पेन के बाद हमने मीडियल एंकल पेन देखा है जो कि डेल्टाइड लिगामेंट पेन है, डेल्टाइड लिगामेंट से पेन है। फिर हमने देखा था फ्लेक्सर हेलुसिस लॉन्गस टेंडन पैथोलॉजी, जिसमें पोस्टीरियर और मीडियल एंकल पेन हो रहा था पेशेंट को। टॉर्सल टनल सिंड्रोम देखी है हमने। उसके बाद हमने स्ट्रेस फ्रैक्चर्स देखे हैं, कौन कौन से बोन्स इन्वॉल्व होते हैं स्ट्रेस फ्रैक्चर में। मीडियल मिलियोनस है, नेविकुलर है, पोस्टीरियर टेलस है और कल्केनियस है, किस किस गेम में होती है और उनकी प्रेजेंटेशन क्या है, ये देखी थी हमने। नेक्स्ट हमने एक्यूट मैनेजमेंट देखी थी एंकल स्प्रेन्स की। फिर हमने देखा था प्रोप्रियोसेप्टिव ट्रेनिंग को। अच्छा, नेक्स्ट फिर हमारे पास ये डिफरेंट टेक्निक्स थी जिसमें हम उसकी बैलेंस ट्रेनिंग या फिर प्रोप्रियोसेप्शन ट्रेनिंग करा रहे थे। नेक्स्ट हमारे पास मसल स्ट्रेंथनिंग ट्रेनिंग है, ये हमारे पास होम एक्सरसाइजेज हैं फॉर एंकल स्प्रेन। फिर हमने उसकी फंक्शनल ट्रेनिंग कराई थी। अच्छा, क्रोनिक एंकल इंस्टेबिलिटी को देखा था जो कि हमें 80% केसेस में मिल रही होती है। मैकेनिकल एंकल इंस्टेबिलिटी देखी थी एंड पे, और
फंक्शनल एंकल इंस्टेबिलिटी, मैकेनिकल में कोई ना कोई स्ट्रक्चर इन्वॉल्व था, फंक्शनल में क्या था, स्ट्रक्चर हमारे बिल्कुल ठीक थे, रीज़न कोई और था जिसकी वजह से पेशेंट फंक्शन नहीं परफॉर्म कर रहा था। रीज़न उसमें हमने देखी थी, कोई इम्पेयर्ड प्रोप्रियोसेप्शन है, उसका इक्विलिब्रियम चेंज हो सकता है, या फिर रिडक्शन इन प्रिपरेटरी मसल एक्टिविटी। थैंक यू सो मच, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।